एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू रन आईएएस। और आज 12 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें हम 2 आर्टिकल्स और एक न्यूज एनालिसिस के आर्टिकल को ऐड ऑन करेंगे, जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा और साथ ही साथ उन बच्चों की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा जिन्होंने अभी किसी स्टेट पीएससी की तैयारी करनी शुरू करी है। साथ ही साथ जो एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन भी करते हैं, उनके लिए भी आर्टिकल्स हेल्पफुल होते हैं। और बहुत जल्द मैं द हिंदू की एनालिसिस को फिर से ऐड ऑन करूंगी इस चैनल पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि दैट एनालिसिस, स्पेसिफिकली द हिंदू एनालिसिस, इज वेरी हेल्पफुल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो आज का आर्टिकल हम लेंगे क्लासरूम फॉर द फ्यूचर। अगर आप देखें, इसके अलावा और भी आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, पर मेरी समझ से वो एनालिसिस के हिसाब से उतने बेटर नहीं लगे, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली इस आर्टिकल को उसमें ऐड ऑन किया है। लिखा है दिव्या गोकुलनाथ ने। अगर आप इनकी शक्ल और नाम से इनको रिकॉल कर रहे हैं तो ये है, द राइटर इज द को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ बायजूस। आपको शक्ल याद आ रही होगी, यस इट इज राइट। तो ये को फाउंडर है बायजूस की, एंड दिस आर्टिकल इज part of an ongoing series which began on August 15 by women who have make a mark across sectors. So Indian Express की एक मुहिम है जिसमें विमेन रिकॉग्निशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसी फेमस हस्तियों को ऐड किया है जो अपनी ओपिनियन, अपने थॉट प्रोसेस या जिस दिशा में उन्होंने अच्छा काम किया है उसके लिए वो आर्टिकल लिखती हैं और उसको इंडियन एक्सप्रेस एड ऑन करता है। ठीक है, तो इसमें लिखना चाहती हैं दिव्या जी, दैट इमेजिन इंटेलिजेंस एम्बेडेड वर्चुअल क्लासरूम्स, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, simulated field visits and schools that digitally decode, deliver and disseminate knowledge to students anywhere in the world. I further hope for a 2047 where investment in tech-driven education will mold the students into competent, compassionate and transformative future leaders. अच्छा, इन बड़े शब्दों में जाने की जरूरत नहीं है, नटशल में कहानी ये है क्योंकि ऑलरेडी वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है जिसका नाम है बायजूस। राइट, बायजूस का काम क्या है? ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करवाना। वैसे बायजूस अब फिजिकल क्लासेस को भी कंडक्ट करवा रहा है, कोचिंग सेंटर्स ओपन किए हैं, लेकिन वो सपोर्ट शुरुआत से जो बायजूस का कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन क्लासेस का, उसको सपोर्ट करती हैं एज ए को फाउंडर। तो वो कहना क्या चाह रही हैं कि टेक्नोलॉजी कैन डेमोक्रेटाइज एजुकेशन, हेल्प इंडिया ट्रांसफॉर्म इनटू अ नॉलेज हब। मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी को क्या कर दें, एजुकेशन से जोड़ दें और इसे डेमोक्रेटाइज कर दें, सबके लिए अवेलेबल कर दें, तो क्या होगा, इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इनटू अ नॉलेज हब। एक बड़ा नॉलेज हब क्रिएट हो सकता है। उससे क्या होगा, ऑब्वियसली आसानी से लोगों तक एजुकेशन पहुंच सकती है, जिन बच्चों को जरूरत है वो पहुंच सकती है। साथ ही साथ एक बड़ा सेगमेंट, एक बड़ी इंडस्ट्री हम तैयार करते हैं उन लोगों के लिए जो जॉब पाना चाहते हैं। राइट, सो एडटेक का नाम तो आपने सुना ही है। एडटेक का मतलब होता है वो इंस्टीट्यूशन जो टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं। तो बायजूस उनमें से ही एक कंपनी, इसका नाम है एडटेक कंपनी बोला जाता है इन कंपनीज को। तो वो उस नाम को आधार बनाते हुए उस आर्टिकल को लिखा है। पढ़ते हैं, India's path to economic growth is paved with the promise of its young and vibrant population as the world's third largest economy in terms of purchasing power per DPP। का मतलब हुआ परचेजिंग पावर का मतलब कौन कितना खरीद सकता है, किसी पॉकेट में कितना पैसा है या कैपेसिटी है खरीदने की, उसे कहते हैं पीपीपी। द कंट्री इज ऑन ट्रैक टू रीच अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपके जीएस 1 वाले सेक्शन में जहां पे एजुकेशन जुड़ी चीजें पूछी जाती हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट वाले पार्ट में जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है। तो पीवीपी को ध्यान में रखते हुए इंडिया कहां बैठता है? 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अगर हम उसमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को जोड़ दें या एडटेक के माध्यम से हम जीडीपी को ग्रोथ करना चाहें, नॉलेज हब क्रिएट करना चाहें, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को कहना चाहती हैं। Now, a significant contributing factor is our young population। और हम सब जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में, क्योंकि हमारा जो देश है उन यंग देशों में या उन देशों में फेमस है या उनकी लिस्ट में आता है जहां पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसे कहते हैं हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। राइट, सो डेमोग्राफिक डिविडेंड की सहायता से या उसको यूज करते हुए हम अपने टारगेट्स को, जो टारगेट है हमारा 2030 का टारगेट है $9 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, और 2047 तक $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो हम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नोट्स में भी इस बात को मेंशन किया गया, वो कहना चाहती हैं। तो मोटा मोटी बात यहाँ पे ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करते हुए हम अपने एडटेक को यूज करके और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को आधार बनाते हुए एजुकेशन इंडस्ट्री को हम इसमें अगर एड ऑन करें
तो हमारे वो टारगेट 47 वाले 30 वाले टारगेट्स पूरे हो सकते हैं, इस बात को वो कहती हैं। द नेक्स्ट 25 years will be defined by how well we can educate our people, building on the collective sense of purpose, freedom and growth that has defined the last 75 years. Democratizing technology and unleashing its full potential is the catalyst India needs to not only propel the nation towards its Amrit Kal goals but also reap their outcomes for decades to come. जैसे कि हमारे इस बार के बजट में कहा गया था कि अमृत काल है, ये अमृत काल की शुरुआत हुई है इस साल के बजट से। तो इस अमृत काल को अगर आपको इनकैश कराना है तो आपको कई एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे, जिसमें से आपको टेक्नोलॉजी का तो नाम है ही, साथ ही साथ उन एवेन्यूज को भी जोड़ना पड़ेगा जहां से हम अपनी शिक्षा को सुधार में या शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी देश की ग्रोथ की बात होती है तो पहला उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर होता है एजुकेशन का, राइट। अगर एजुकेशन लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पा रही है और साथ ही साथ एजुकेशन के बाद लोगों को प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रही है तो किसी भी देश में कितनी भी ग्रोथ हो रही है तो कोई मतलब नहीं है। तो इस हवाले से इस बात को मेंशन करना चाहती हैं, अगर हम इन सब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन को जोड़ के चलेंगे और वर्चुअल क्लासरूम्स को बढ़ाते हुए चलेंगे तो हम ये टारगेट्स को आसानी से पूरा कर पाएंगे। These powerful voices of change are an inspiration and a call to action, further fueling my own drive to create inclusive, accessible and equal learning environments for India's children. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन कुछ स्टेटमेंट्स को आप कॉपी कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, मेंस राइटिंग में, कुछ को आप ऐसे राइटिंग में भी एज यूज कर सकते हो, काफी हेल्पफुल आर्टिकल है। साथ ही साथ आपको इसी पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में 2-3 आर्टिकल्स और मिलेंगे जो आपको डेली न्यूज से जुड़े हुए आर्टिकल्स आते हैं, उनको आप गो थ्रू करें। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा है डिस्कस करने लायक तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इसमें अगर आप इसी के आगे आप बढ़ेंगे जिसमें और एडिटोरियल्स उनको हम ऐड करेंगे। फिलहाल एक न्यूज है आज फ्रंट पेज पे, नॉर्मल मॉनसून डिस्पाइट अल नीनो 96% रेनफॉल लाइकली IMD। इसी से जुड़ा हुआ एक बढ़िया एडिटोरियल कल आया था पेपर में, मैंने आपको कहा भी था पढ़ने के लिए। उसमें पूरी कहानी है, अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, क्या प्रेडिक्शन हुई है, क्या होने वाला है, IMD ने क्या कहा। ऐसे कई सारे आर्टिकल्स पहले भी आए हैं और कल भी आया था। तो अगर आप उस आर्टिकल को जो 11 अप्रैल को छपा था उसको जोड़ के अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका ज्योग्राफी वाला पॉइंट क्लियर होगा, GS1 के लिए जो हेल्पफुल है। साथ ही साथ आपके GS3 में भी कई चीजें ऐसी पूछी आती हैं जिससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। बट प्री के लिए ज्योग्राफी और मेंस के लिए GS1 में जो सवाल आते हैं उसके लिए काफी prospect article लगा मुझे। Now the Indian Meteorological Department on Tuesday predicted normal rainfall during the southwest monsoon season this year. इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसके अंदर, साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो भारत में आने वाला जो मानसून है उसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, ये पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं मानसून के बारे में, रेनफॉल के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है, टाइप्स ऑफ जो है मानसून के जहां पे इफेक्ट आता है मानसून का, कई सारे चीज पूरे इंडिया की ज्योग्राफी में उसका इफेक्ट आता है। उसमें जब आप पढ़ते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून जरूर आता है। तो उस केस में कहा है IMD ने कि इस बार का जो साउथ वेस्ट मानसून है भारत के लिए वो नॉर्मल रेनफॉल लेकर के आएगा। कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि भाई अल नीनो आने वाली, कुछ ऐसे कंडीशंस बन रही, कंडीशंस अभी भी हैं, पर अगर आप देखें अभी लास्ट 1-1.5 महीने से जो माहौल है जहां पे काफी बारिश हो चुकी है, ओलावृष्टि हो चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद अल नीनो उतना नहीं इफेक्टेबल रहेगा। पर फिर भी द IMD सेड रेनफॉल इज लाइकली टू बी 96% और लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। तो इसके साथ इन्होंने और भी इफेक्ट में बताया है कि आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ नॉर्मल मॉनसून एक्सपेक्टेशन फॉर अनदर ईयर ऑफ गुड रेनफॉल फॉर नॉट हाई। सो मतलब कंसेक्यूटिव कई सालों से नॉर्मल मॉनसून रहा है, क्योंकि ऐसा मान रहे थे एक्सपर्ट कि वो ला नीना का इफेक्ट रहा है। बट क्योंकि इस बार ठंड लास्ट टाइम बहुत ज्यादा पड़ी और जिन इलाकों में पड़ती है, और साथ ही साथ ऐसा लगा कि जब ठंड इतनी है तो कहीं ऐसा ना हो गर्मी ज्यादा पड़े और इस बार सूखा पड़ जाए या बारिश कम हो, तो उसके हवाले से प्रेडिक्शंस थे। पर अभी थोड़ा चेंज है प्रेडिक्शन में। सवाल क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, IMD क्या बोला है, अल नीनो ला नीना क्या चीज है, ज्योग्राफी में इसका कैसे इफेक्ट मैं कई बार डिस्कस डिटेल में कर चुकी हूँ, आपके लिए होमवर्क है आज का। और ये देखिए कि जब साउथ ईस्ट मानसून आता है तो पहले किन इलाकों को इफेक्ट करता है और कहां से कहां मूव ऑन करता है। Now, normal rainfall is expected in many parts of peninsular and east central India, including Karnataka, Kerala, Goa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, southern part of Telangana, Puducherry. ये आपको न्यूज बता रही है, लेकिन आपको ये देखना है कि जब आप पेनिनसुला की तरफ बढ़ते हैं तो क्या मानसून ऐसे मूव करता है, क्या मानसून ऐसे मूव करता है, डायरेक्शन क्या होता है मानसून का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन पता हो जाएगा
तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि इंडिया के मैप में जब मानसून आता है तो किस तरह मूव करता है और पहले कौन सी स्टेट्स हिट करती हैं, और आपको इसका डायरेक्शन तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क रहा, जहां पे आप 11 अप्रैल का जो एडिटोरियल आया हुआ है उसको आप देखेंगे, साथ ही साथ इस न्यूज को जोड़ करके पढ़ेंगे कि आईएमडी ने ऐसा क्यों कहा कि नॉर्मल मानसून रहेगा। पहले तो अल नीनो की बात हो रही थी। नाउ एल नीनो कंडीशंस यूजुअली associated with suppressed rainfall over the India during the monsoon season refer to a warning of Central and Eastern Pacific Ocean waters in contrast to La Nina condition which refer to a cooling of these waters। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको बता दूं कि अल नीनो की घटना वो है जिसमें भारत के मानसून पे, जो साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बारिश कम होती है, कुछ इलाकों में सूखा भी दिखता है। पर ला नीना वो घटना है जो अल नीनो का अपोजिट है। उस केस में मानसून जो है वो काफी बढ़िया रहता है और जिन इलाकों में बारिश नहीं होती वहां भी होने के आसार रहते हैं, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन पिछले कई सालों से ला नीना की घटना चल रही है, तो इस बार ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि अल नीनो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है लेंस और इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आर्टिकल नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है इकोनॉमिक सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पे कल ये न्यूज आई थी, कल के परसों न्यूज आई थी कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट स्टेगनेंट रखा है, अनचेंज रखा है। और साथ ही साथ आरबीआई ने कई बैंक्स को ये भी बोला है कि वो अपने जो रेट्स हैं, जो एफडी के रेट्स हैं, उनको भी अनचेंज रखे। ठीक है, इसी को उदित मिश्रा एक्सप्लेन करते हैं अपने आर्टिकल में, बताना चाहते हैं कि जो हमारा थ्रेशोल्ड है आरबीआई का, जिसको हम 4 का जो 4 to 6% से मान के चलिए 4 to 6% के बीच में रखना वो चाहते हैं, +-2%। ये थ्रेशोल्ड है आरबीआई का, तो उसको मेंटेन करते हुए आरबीआई ने स्टेप उठाया है। और साथ ही साथ ऐसी कई सारी घटनाएं पीछे हुई हैं पास्ट में, जहां अमेरिका के जो 2 बैंक कोलैप्स किए उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या फिर रेपो रेट बढ़ेगा, जिसमें से मार्केट में जो ज्यादा पैसा है इसको खींचने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आरबीआई ने सरप्राइजिंग डिसीजन दिया, जहां पे ऐसा लग रहा था कि ये चीजें कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पर फिर भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बात को हरी झंडी दी कि उनको रेट्स को अनचेंज रखना चाहिए। उसके साथ साथ एक्सपर्ट जो हैं, जो आप मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और जो और भी एक्सपर्ट कहते आए हुए हैं कि आपको मॉनेटरी टाइटनिंग की ही पॉलिसी पे ध्यान रखने के बजाय कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी लेना चाहिए जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके और बहुत ज्यादा लोगों पे इफेक्ट ना आए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ता है, रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है कि जो आपका लोन है वो महंगा हो जाता है, उसके परसेंटेज ही बढ़ जाते हैं। तो उस केस में लोगों के पास कम पैसा होगा और उनको महंगा लोन लेना पड़ेगा। उस केस में डायरेक्ट का जो इफेक्ट है वो कस्टमर या कंज्यूमर पे आता है। उसको दिमाग में रखते हुए आपको हमेशा मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी को नहीं अपनाना चाहिए, कुछ और तरीके भी इजाद करने चाहिए। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है, सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन है। ध्यान दीजिएगा, सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? एक तो है डिमांड का मतलब जो डिमांड जनरेट होगी तब सप्लाई करेंगे, और एक है जबरदस्ती सप्लाई ठूस रहे हैं मार्केट में, उसकी डिमांड नहीं है। तो हमारे यहाँ जो एक्सेसिव सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा हमेशा दिखाई पड़ता है कुछ स्पेसिफिक चीजों में। क्यों ऐसा है? अगर आप ध्यान दें तो WPI जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो काफी कंट्रोल में है। तो फिर CPI के ऊपर बढ़ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्यों ऐसा है? जबकि ऐसा होना क्या चाहिए? टेक्निकल टर्म्स में क्या होना चाहिए कि जब आपका होलसेल में प्राइस सस्ता है तो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कम होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है। होलसेल सस्ता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई को समय समय पे अपने इन्फ्लेशन रेट्स को टारगेट करना पड़ता है, अपने रेपो रेट्स को बढ़ाना पड़ता है और बैंकों को अपना एफडी के परसेंटेज को भी बढ़ाना पड़ता है। तो उसी को दिमाग में रखते हुए ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आरबीआई ने सोचा है कि क्योंकि वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी मंदी या स्लो डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट के नंबर्स गिर रहे हैं और एक्सपोर्ट तो कम हो ही रहा है, इंपोर्ट भी गिर रहा है। तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसपे कुछ राहत सी नजर आती है। तो क्यों ना हम फॉर कुछ टाइम बीइंग के लिए यूएस फेडरेशन का या यूएस फेड का की बराबरी ना करते हुए हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल कर लें, सो दैट कि हो सकता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में थोड़ी राहत हो जाए। अगर आप पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो मैंने आपको एक गो में समझा दी, 1 गो में एक्सप्लेन कर दी। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको इस डेटा को आराम से पढ़ना चाहिए और अपने GS3 की तैयारी के लिए किसी भी एक बुक से बेसिक चीजें कलेक्ट करनी चाहिए कि आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई क्या करता है, वो हमारा सेंट्रल बैंक क्यों है
और हमारी कौन सी पॉलिसी को ड्राइव करता है। जैसे कि मैंने कहा है हमेशा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, या मॉनेटरी पॉलिसी बनाना या उसे कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जिस पॉलिसी को टेक केयर करती है उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी काम करते को टेक केयर करना, बनाना किसका काम है, सरकार का। और मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिएट करना या स्टेबलाइज करना काम है आरबीआई का। तो जीएस3 के पर्पज से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आप पिछले साल के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके उनके सवालों के आंसर देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो। अगर नहीं है तो कोशिश करिए कि प्री में पूछे गए सवालों को निकालिए, उनको सॉल्व करिए। जो बच्चे इस साल यूपीएससी का प्री दे रहे हैं उनके लिए इन्फ्लेशन से जुड़े हुए सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस बार इतनी उठापटक हुई है इन सब परसेंटेज रेट्स की, रेपो रेट्स की, आपका एफडी के रेट्स की, इन्फ्लेशन रेट्स की, जिसकी वजह सवाल बनने लाजमी। मेरी समझ से इस बार 5 से लेकर के 7 सवाल आपके प्री में इकोनॉमिक्स के सिर्फ इन्फ्लेशन और इस आपके प्राइस इन्फ्लेशन, आपके एफडी परसेंटेज, लोन परसेंटेज, रेपो रेट, इन्हीं में घूम के दिखाई देंगे। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि इकोनॉमिक्स के जो 5 से 7 सवाल, या आप ऐसे मानिए मोटा माटी 10 से 15 सवाल जैसे बनते हैं मैक्स टू मैक्स, उन पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप सारे आर्टिकल्स को पढ़ने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कैसे कनेक्ट करना है, आज तारीख है 12, आप 10 से लेकर के 12 तारीख तक के आर्टिकल्स को उठाइए इंडियन एक्सप्रेस के, जहां पे आपको आरबीआई का रेपो रेट दिखाई दे जाएगा। फिर आरबीआई ने कहा है कि हमको अपनी एफडी या बैंकों को अपने परसेंटेज को नहीं बढ़ाना चाहिए, वो वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, आप तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो आपको सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। कोई डाउट उठता है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस, और आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर कोई सजेशन है आपकी मन में मेरे, तो प्लीज डू शेयर विद मी। आई विल डेफिनेटली इनकलकेट और एड ऑन दोस पॉइंटर्स इन माय प्रेजेंटेशन। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, तब तक तैयारी करते रहिए।